सो वो जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, सारा दिन अपने स्टूडियो में गुजारता हूँ। हमरा आर्ट सेंटर को मैंने 35 इयर्स सर्व किया है, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी पेंटिंग नहीं छोड़ी कभी भी। कभी अलहमरा को यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, तो मुझे ये सुनने को आया कि एक ज़माने में बुल्ला बाकायदा बैन किया गया था कि अलहमरा में परफॉर्म नहीं हो सकता। वजह यही कि ये कोई हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करता है, ये कैरेक्टर, इसमें एक्स्ट्रा ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। का जो डेकोर था बुल्ला का और जो स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट में इतनी जान थी एक्चुअली। फिर उसके कितने सैकड़ों शोज हुए अलहमरा आर्ट सेंटर में और बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जब लेगेसी के लिए अप्रोच ये हो कि लेगेसी चलानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़िज़ा जमाल और मैं आपके लिए एक और एपिसोड लाई हूं अजोका पॉडकास्ट का। इस एपिसोड में भी एज़ यूजुअल आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प मेहमान हम साथ में लाए हैं। ये वो मेहमान हैं जो अलहमरा के साबका डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत ही मशहूर पेंटर हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने लाहौर की तारीख को अपने कैनवस में महफूज कर लिया है। वेलकम जुल्फ़िकार अहमद जुल्फ़ी साहब। थैंक यू फिज़ा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया इतने खूबसूरत प्रोग्राम में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपसे बात करने से पहले मैं ज़रा ऑडियंस को बताती चलूँ कि हम इनके साथ कोई 4-5 दफ़ा पॉडकास्ट शेड्यूल कर चुके हैं और मगर इतने अच्छे, इतने मतलब इतने कामयाब हो के भी इतने डाउन टू अर्थ हैं कि इन्होंने हर दफ़ा कहा है कि हाँ मैं आता हूँ, हाँ मैं आता हूँ। तो इस दफ़ा तो हमने कहा अब तो रिकॉर्ड करके ही भेजेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। एक्चुअली इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा रिश्ता ही ऐसा है अजोका के साथ, और वो रिश्ता जाहिर है कोई 4 डेकेड्स पर मुहित है, 40 साल पुराना रिश्ता है। सो मैं आज भी अगर आप लोग किसी वजह से बिजी होते या ना करते, मैं फिर आ जाता, कोई इशू ही नहीं था। नहीं, नहीं, हमने आपके लिए पूरा टाइम निकाला था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। आपसे मैंने पूछा था आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा है कि आपने अपना स्टूडियो बनाया जिसमें आप पेंटिंग करते हैं। इससे पहले कि हम आपकी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स पे जाएँ, आजकल की मसरूफ़ियत के बारे में ज़रा डिटेल में बताएँ। एक्चुअली मैंने एनसीए के बाद अलहमरा आर्ट सेंटर को मैंने 35 इयर्स सर्व किया है, और आपको भी पता होगा और शाहिद साहब को भी पता है, जो का और दूसरे प्रोड्यूसर्स जितने हैं जो आर्ट क्रिटिक्स हैं और बेशुमार इदारे हैं जो कि आर्ट प्रोड्यूस करती हैं, उनको पता है मैं इतना बिजी था उसमें, इतना मैं दिन रात, मैं घर पर शायद कम टाइम देता था और अलहमरा को ज़्यादा टाइम देता था। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी पेंटिंग नहीं छोड़ी कभी भी। शायद कभी किसी दिन पेंट ना किया हो, चाहे मैंने एक स्ट्रोक लगाया हो, बहुत ज़्यादा काम किया हो, अपने स्टूडियो में ज़रूर गया। सो वो जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, सारा दिन अपने स्टूडियो में गुजारता हूँ। बहुत मज़ा आता है और म्यूज़िक लगाकर पेंट करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। वाह व्हाट अ लाइफ। ये बहुत ही प्यारी रिटायरमेंट लाइफ है कि यू गेट टू डू व्हाट यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट। मगर ओह जैसा आपने कहा यस। यू नेवर स्टॉप्ड पेंटिंग, यू वर सो बिजी। आपने अलहमरा में आपने इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाली है, काफ़ी अरसे तक संभाली है। आप ना ही सिर्फ साबका डायरेक्टर रह चुके हैं बल्कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो अपनी उस जर्नी के बारे में भी बताएं। अगर मैं अलहमरा की जर्नी के बारे में बताऊँ शॉर्ट सा, तो मैं अलहमरा आर्ट सेंटर में आई थिंक ये बात है 87 की, वहाँ पर एज़ अ पपेटियर मैं आया था और मेरी सैलरी थी 300 रुपया महीना। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात ये है, मेरे कुछ दोस्त मुझसे पहले से वहाँ पर पपेटियर थे, तो उन्होंने कहा कि यार हम तो अलहमरा जाती हैं, ऐसे करके आते हैं और हमें 300 रुपये महीना मिल जाता है। एनसीए में मैं स्टूडेंट था, मेरे दोस्त थे, तो मैंने कहा यार मुझे भी ले चलो यार, कहाँ करते हो, क्या करते हो? 300 रुपये महीना तब बहुत रकम होती थी स्टूडेंट के अगर लिए। इन्फ्लेशन को मिलाएं तो आज कितने बनते हैं? मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं तो कोई 15-20 हज़ार तो बनते होंगे, या 20-30 हज़ार तो बनते होंगे सही है। डेफिनेटली। ये 87 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर समीना अहमद थी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स, वो इंचार्ज थी पपेट थिएटर की और प्रोग्राम सेक्शन की सारे की। तो वो मुझे ले गए, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे कि जी ये जुल्फ़ी है, बहुत अच्छा पेंटर है, दोस्त है हमारा, इसको रख लें।
उसने मुझे देखा ऐसे, कहते नहीं नहीं मैंने इस जिन को नहीं रखना, मैं ये क्या काम करेगा यहाँ पर। सो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और वो फिर खैर मजाक में वो सारा कुछ उन्होंने फिर मुझे रख लिया। और देखें फिर वही जर्नी जो आपने कहा, उसी समीन अहमद वो चली गई, फिर उनकी सीट पर मैंने काम किया, मैं डेप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम बन गया, फिर वो सारा थिएटर, पपेट थिएटर और पूरा अलहमरा को मैंने रन किया। और वहीं से फिर मैंने रिटायरमेंट ली है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि हाईएस्ट पोस्ट है अलहमरा आर्ट सेंटर की। सो ये एक बड़ा छोटा सा एक सफ़र है, लेकिन बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई लाइफ में। मैंने बेशुमार इवेंट्स देखे, कभी अलहमरा को यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा। उस पे हम बात करते हैं, मगर पहले तो आपने इंटरेस्टिंग जर्नी तो बोला, मगर उससे ज़्यादा हैरानकुन बात ये है कि लाहौर आर्ट्स काउंसिल जो सिविल सर्वेंट्स को आमतौर पर अपॉइंट करते हैं, बल्कि हमेशा से उनको ही अपॉइंट करते हैं कि वो आके लाहौर आर्ट्स काउंसिल की चीज़ें संभालें, उनकी ड्यूटीज़ को निभाएं। मगर आप एक पपेटियर और एनसीए ग्रेड, ठीक है, आप ना सिविल सर्वेंट के, मतलब आप तो आर्टिस्ट हैं, तो आपने सिविल सर्वेंट कैसे बनना है? हाउ डिड यू गेट टू बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? एक्चुअली वो मेरा इतना लंबा एक टेन्योर था अलहमरा आर्ट सेंटर में। कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आया, कोई भी बोर्ड बना, कोई भी चेयरमैन साहब आए, कोई भी, वो मैं उसमें एक ऐसा टूल था जो मिडल में था आर्टिस्टों के और ब्यूरोक्रेसी के। सो हमेशा मैंने वहाँ पर कुशन का एक किरदार अदा किया दोनों साइड से सेंटर में। सो लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को फील हुआ कि यार काम तो जुल्फी ही करता है, तो क्यों ना इसी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दें। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, क्रेडिट है मेरा और मुझे मिला है। मुझे फर्स्ट टाइम अलहमरा की सर्विस का कोई बंदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ पर लगा था, और अल्लाह करे आइंदा भी लगे लोग। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अलहमरा आर्ट सेंटर ब्यूरोक्रेसी की जगह नहीं है, वो एक क्रिएटिव इदारा है। वहाँ पर तो क्रिएटिव आदमी को होना चाहिए, या किसी एक्टर को, सिंगर को, कंपोजर को, पेंटर को, आर्किटेक्ट को, जो क्रिएटिव हो, जो चीज़ों को समझता हो, म्यूज़िक को भी, आर्ट को भी, सेट को भी, लाइट को भी, साउंड को भी, स्क्रिप्ट को भी, डायलॉग्स को भी, एंट्रीज, एग्जिट, और ये एक्चुअली एक पूरा एक फील्ड है। लेकिन अफसोस है कि हमारी स्टेट या हमारी सरकारी जो इदारे हैं इसको भी उसी तरह लेती हैं। एक साहब आते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट आते हैं, 20 ग्रेड के, 21 के, कभी 19 के, वो 2-3 महीने, 6 महीने, साल, जब उनको काम करना आता है या उनको पता लगता है उस कल्चर का, उसकी रूटीन का, उसके काम का, तब वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर एक और साहब आती हैं, फिर उनको हम फिर से उनको बताते हैं ये डिटेल्स हैं, ये रिक्वायरमेंट है, ये आर्ट है, ये ड्रामा है, ये आर्टिस्ट है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। इतने में वो जब उनको समझ आती है वो चले जाते हैं, फिर एक और साहब आ जाते हैं। अभी जब हम स्टूडियो आ ही रहे थे, तो मैं अभी ये शाहिद साहब के साथ यही डिस्कस कर रही थी कि क्योंकि मुझे भी जब पता चला कि अच्छा आप सिविल सर्वेंट नहीं थे, फिर भी आप अलहमरा लाहौर आर्ट्स काउंसिल के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगे, तो फिर तब मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैंने कहा बात तो वैसे सही है, एक आर्टिस्ट जो एक्टिव है, किसी भी आर्टिस्ट्री या क्रिएटिव फील्ड में एक्टिव है, उसी को बनना चाहिए। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी बीच में आती है, वो सिविल सर्वेंट की पोस्टिंग होनी है, जैसा आपने कहा 6 महीने, 1 साल, अभी 1.5 साल में 6 दफ़ा इन्होंने चेंज किया अपना, ऐसे ही है। तो वो तो आके मतलब नौकरी की तरह उसको ट्रीट करता है, मतलब उसका दिल नहीं होता उसमें, उसको पता है अच्छा मेरी अभी पोस्टिंग यहाँ पे, कल पोस्टिंग मेरी पता नहीं कहाँ हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो अगर आपके बस में हो तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि देखें गवर्नमेंट की फंडिंग तो आ रही है लाहौर आर्ट्स काउंसिल में, बजट में हिस्सा है। अगर आप कहते हैं कि हमें तो एक इंडिपेंडेंट बनाना है कि हम आर्टिस्ट ही उसमें डायरेक्टर लगेंगे, हमारी कमेटी बैठेगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक्चुअली इम्पैक्ट तो अब इससे पहले तो आर्टिस्ट ही चलाते थे। फैज़ अहमद फैज़ साहब, सूफ़ी साहब रहे यहाँ पर, डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब रहे, बेशुमार इस तरह के लोग रहे, अपना नईम ताहिर साहब रहे, और बहुत अच्छा चलता था।
और क्योंकि वो एक आर्टिस्ट ही उनकी अपना एक पैनल होता था, अपना बोर्ड होता था, वो उसको चलाते थे। अभी भी बोर्ड तो है लाहौर आर्ट्स काउंसिल का, लेकिन रियली मुझे पता है वो बोर्ड बेचारे को कितनी स्पेस मिलती है, कितना काम करने दिया जाता है, कहाँ पर उसको स्लो कर दिया जाता है। लेकिन अब ये है ना कल्चर पूरे पाकिस्तान में, और अफसोस ये है कि अगर हमने ग्रो नहीं किया किसी भी फील्ड में, उसके पीछे हमने स्टडी नहीं किया, लाइक जिस तरह अलहमरा आर्ट सेंटर है, ये कोई भी आर्ट सेंटर है, रेडियो पाकिस्तान है, पीटीवी है, कोई भी, उसको एक प्रोफेशनल तरीके से हमने चलाई ही नहीं है, ना चलाने की कोशिश की, ना सोचा है, या शायद हमारा इशू ही नहीं है, ये हमारा पोर्टफोलियो में नहीं है, हमारी सोसाइटी को ज़रूरत ही नहीं समझते शायद, इसलिए। अदरवाइज इंतहाई ज़रूरी है, अगर कोई सोसाइटी कभी भी इंशाल्लाह अगर हम ग्रो करेंगे तो उसमें मेन अगर कोई एक पिलर होगा वो आर्ट और कल्चर का ही होगा, इंशाल्लाह। वेल सेड। आर्ट और कल्चर की जब भी बात होती है तो अजोका थिएटर भी उसमें पेश होता है। अजोका थिएटर ज़ियाउल हक के ज़माने में तो चले बैन हो गया था, मगर जब आप आए हैं अलहमरा में, आपने जब उसका चार्ज संभाला है, तो आप एक अजोका के ना सिर्फ दोस्त साबित हुए बल्कि नंबर 1 या 1 ऑफ द टॉप सपोर्टर्स भी साबित हुए। आपने अजोका को वो स्पेस दी कि वो अलहमरा में आके अपने प्लेस परफॉर्म करे, और फिर अजोका ने उसके बदले में दरवाजे खोले कि वो और इंडिपेंडेंट या प्राइवेट थिएटर ग्रुप्स को आके मौका दे कि वो भी अपनी सोच का वहाँ पे परफॉर्म कर सकें, अपनी सोच को वहाँ पे दिखा सकें। तो आप बताएं कि आपको क्यों लगा कि अजोका थिएटर को चांस देना चाहिए कि वो अलहमरा जैसे प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करे? एक्चुअली जब मैंने अलहमरा ज्वाइन किया, ये है आई थिंक अप्रैल 90 में, तो तब अजोका को अलहमरा आर्ट सेंटर में कोई स्पेस नहीं मिलती थी, और वो कुछ अर्सा क्योंकि मैं एज अ स्टेज मैनेजर प्रोग्राम ऑफिसर वहाँ पर आया था, तो मुझे मालूम है कि कोशिश की जाती थी कि अजोका या जोका टाइप के जितने ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर परफॉर्म ना करें। तब वो जो एक दौर था, कमर्शियल ड्रामा बहुत रिच था वहाँ पर और बहुत बिजी, क्योंकि सिर्फ लाहौर में एक ही थिएटर था, वो था अलहमरा आर्ट सेंटर। अच्छा। और वो क्योंकि कमर्शियली इतना उस वक्त बूम था कमर्शियल ड्रामे का, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि एक क्रिएटिव या एक ऐसा जो बिजनेस ना दे अलहमरा आर्ट सेंटर को, एजुकेशनल और प्रमोशनल और ओरिजिनल चीज हो। तो वो मैंने देखा काफी अरसा उसको, उसमें हर्डल्स, मैं भी उसमें शामिल था, मैं भी टूल था एक, इज नो डाउट। यस, मैं अगर ये कहूँ कि मैंने आते ही वहां पर अजोका के लिए मैंने कोई लड़ना शुरू कर दिया था, नो, मैंने जब फील किया कि यार ये ठीक है कमर्शियल चीजें हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन वहां पर कोई क्रिएटिव काम भी होना चाहिए। तो अजोका के लिए शुरू में, अच्छा, अक्सर क्या होता था, जब अजोका को शुरू में स्पेस अलहमरा आर्ट सेंटर में दी तो स्क्रिप्ट पर बड़ी ले दे होती थी कि जी ये इनका स्क्रिप्ट ये है, इसके डायलॉग ये है, ये लाइनें निकलवा दें, ये लाइनें निकलवा दें। अच्छा, वो जो भी उसमें थिएटर में होता था उसका जिम्मेदार मैं होता था, क्योंकि मैं स्टेज मैनेजर था। मेरी जिम्मेदारी थी कि स्क्रिप्ट के मुताबिक थिएटर होना चाहिए। क्या मतलब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि लाइनें काटना, डायलॉग चेंज करवाना, ये क्या व्हाट्स द वर्ड, वो सेंसरशिप अप्लाई कर दी थी? वो देखे ना, नो डाउट एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, और अभी भी चाहे जितना भी इसको हम कह लें प्रोग्रेसिव हो गए ये वो, लेकिन एक प्रोसेस है, उसकी स्क्रूटनी होती है स्क्रिप्ट की, उसमें कोई स्टेट के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या कोई मतलब है जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई चीजें ना हो, वो जस्ट सिंपल सी बात है। अच्छा, जब ये होती थी या नहीं होती थी स्क्रिप्ट में, तो वो स्क्रूटनी मेंबर 4 लाइनें या 8 लाइनें लगाकर या रिजेक्ट कर देता है, या वो कहते थे ये लाइंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरी अक्सर मदीहा साहबा से ये लड़ाई रहती थी कि यार ये 4 लाइनें हैं
आप ये निकाल दो, लेकिन मदीहा और लाइनें निकालना तो पॉसिबल नहीं था। अच्छा, मैंने उसमें से भी एक बीच का रास्ता निकाला हुआ था। मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कहता था जी मैंने निकलवा दी है, मैं मदीहा को कहता था यार आप भी कह देना निकाल दी है। रात को ड्रामा होगा, वो 4 लाइनें भी हो जाएंगी, सुबह कुछ भी नहीं होगा। और अक्सर ऐसे ही होता था कि हम ये आपस में करके सेटिंग करके तो वो हो गया। सुबह कोई ऐसा दंगा फसाद ना प्रेस में आया ना कुछ स्मूथली चल गई चीज। सो ये एक मैंने इस तरह काफी हेल्प की अजोका को, और अजोका के साथ और भी जो ग्रुप्स थे। खैर उसके बाद ही ग्रुप्स आए और बहुत जो अजोका का जर्नी है ना उसमें मैं भी बहुत मेरा हिस्सा कह लें या मैं एक वहां पर इनका एक साथी जरूर था। नहीं, आप आज भी हमारे साथी हैं। इंशाल्लाह हाँ, इट्स नो डाउट कि आपकी वजह से अजोका के नहीं, मेरी वजह से नहीं, इतनी आगे बल्कि मैं एक और बात कहूंगा। देखें, सर्वाइवल के लिए बेशुमार ब्रांड अपना वजूद ना उसको मतलब रीडिजाइन कर लेते हैं। अजोका वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, ऐसा एक ग्रुप था, और उसने कभी भी अपने ब्रांड को मतलब ट्रिम नहीं किया। उन्होंने उसी तरह रखा है जैसे, चाहे उन्होंने कहीं बाहर किया हो, चाहे स्ट्रीट में किया हो, चाहे सरकारी प्लेटफॉर्म पर किया हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया हो, किया वही है जो उन्होंने करना था, डिजाइन किया। ये तो बड़ी बात होती है। वैल्यूज इतनी स्पेशल और इतनी स्ट्रांग और तभी आज तक अजोका जिंदा है। अदरवाइज बेशुमार ग्रुप्स थे, आए गए। मैं अब नाम नहीं लूंगा, बेशुमार ग्रुप्स थे। हमने अभी सेंसरशिप की बात की, तो पता नहीं, मैंने भी चलते फिरते ही सुना है कि बुल्ला को बैन किया गया था कि वो एक्चुअली ये कोई कमेटी बैठी थी, उन्होंने कहा पहला ही केस था। ये पहला केस था जब मैंने अजोका और ये बैन और ये और वो मैंने वहीं से शुरू हुआ था एक्चुअली। इससे पहले शायद एक और प्ले हो चुका था। अच्छा, बुल्ला बैन होने के बाद ये स्क्रूटनी आ गई थी कि ये 4 डायलॉग नहीं, स्क्रूटनी तो पहले भी थी। ठीक है, स्क्रूटनी पहले भी थी। एक्चुअली मुझे याद नहीं, बड़ी पुरानी बात है ये, कोई 25-30 साल पुरानी बात कर रही हैं आप। मुझे सही तरह कुछ याद है। पहले एक स्क्रूटनी मेंबर ने उसको फेल किया, फिर अजोका ने कहा कि जी ये तो एक बड़ी ट्रेडिशनल हमारी स्टोरी है और इस पर आप दोबारा गौर करें। वो फिर होता ये था कि वो दोबारा किसी एक और सीनियर मेंबर को भेज दिया जाता था, ताकि जो भी प्रोड्यूसर है, ऑर्गेनाइजर है, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि कोई बस ना कोई पर्सनल ना हो चुका हो कोई किसी के साथ। अच्छा, इससे पहले हमने सेंसरशिप पे बात की थी, तो मैंने भी मतलब ये चलते फिरते सुना, क्योंकि जोका थिएटर की एक्टिविटीज़ में मैं भी शामिल रहती हूँ, तो मैं बड़ी हैरान हुई थी सुन के। एक दफ़ा बुल्ला की रिहर्सल हो रही थी। बुल्ला, आपको पता है, जोका थिएटर ने बेतहाशा मरतबा परफॉर्म किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी। वो प्ले ही बहुत ज़बरदस्त एग्जैक्टली। तो मुझे ये सुनने को आया कि एक ज़माने में बुल्ला बाकायदा बैन किया गया था कि अलहमरा में परफॉर्म नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह थी? अच्छा, ये बुल्ला का स्पेशल केस है, इसको अच्छा किया आपने वो माजी याद करवा दिया मुझे भी। एक्चुअली बुल्ला का जब स्क्रिप्ट दिया तो कुछ अरसा 3-4 महीने वो स्क्रिप्ट पर बहस होती रही, और अजोका से मतलब है अलहमरा को टच किया जाता था, जी क्या हुआ जी, स्क्रिप्ट भेजा हुआ है, पास नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ। पहले मुझे कुछ याद है कि एक जूनियर स्क्रूटनी मेंबर को वो भेजा, उसने उसको फेल कर दिया। वजह क्या बताई? वजह यही कि ये कोई हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करता है, ये कैरेक्टर, इसमें एक्स्ट्रा ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। एक्चुअली तो देखें, मगर अजोका ने एस्थेटिक्स की वो मुझे जब फील हुआ, वो एस्थेटिक्स तो वहीं की वहीं है, बुल्ला की वहीं थी, वही स्क्रिप्ट था, वही लाइनें थी, वही डिज़ाइन था पूरे प्ले का। जब अलहमरा ही में हुआ, लेकिन शुरू में कोशिश ये की गई कि ये ना हो प्ले। मगर अजोका ने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि ये फैक्ट है। वो तो फैक्ट और फिक्शन को मिला के अजोका तो हमेशा से यही क्लेम करता है, क्योंकि ड्रामेटाइज तो करना पड़ता है आपको। मैं फिर वही
अफसोस है, यही तो जो हमने शुरू में बात की थी हम्म कि अलहमरा आर्ट सेंटर में कोई एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जो आर्ट को और एडमिनिस्ट्रेशन को बीच में चलाएं। तो तब एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एक चेयरमैन होते थे कमिश्नर लाहौर, ठीक है, वो पूरे लाहौर के कमिश्नर होते थे, उनके अंडर ही अलहमरा आर्ट सेंटर था। तो एक अथॉरिटी होती थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी, एक पीछे उसको बैक होती थी सरकारी, बहुत जबरदस्त। अभी भी होती है खैर, लेकिन वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि अब तो एक प्राइवेट लोगों का बोर्ड है जो कि उसको चलाता है, आर्टिस्टों का बोर्ड है। सो उस बेस पर तब वो एक फेल करवाया, फिर एक और सीनियर मेंबर को भेजा, फिर उन्होंने भी फेल कर दिया उसको। मैंने ये भी सुना है कि वो सीनियर मेंबर शायद अहमद नदीम कासमी साहब थे, क्या ये अच्छा, सच पता है? नहीं, मुझे नहीं याद, शायद हो सकता है मुझे, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 25 साल पुरानी बात तो है ये। सो तो इस तरह उसको, लेकिन अगेन फिर मैं वही कहूंगा कि मदीहा जो थी वो तो फिर बल्कि वो और उनको एक स्ट्रेंथ मिलती थी इस तरह की रिएक्शन पर, और वो मजा आता था। और वो हमेशा से मेरी जब भी होती थी ऐसी किसी इशू पर बात, वो कहती जुल्फी ये तो मुझे और ज्यादा स्ट्रेंथ देती है चीजें, मुझे मजा आता है कि मैं अपनी बात मनवाऊं, और मैं कभी गलत बात नहीं करती, और मैं इसलिए मैं सही बात पर स्टैंड लेती हूँ, और मैं स्टैंड अपना नहीं छोड़ती। तो उन्होंने काफी स्ट्रगल की, और एक टाइम जाहिर है वो आया कि फिर बुल्ला हुआ, और जब बुल्ला हुआ हॉल नंबर 1 में, तो बुल्ला का जो सेट था, जो उसकी डिजाइनिंग थी, ऑडियंस से कैरेक्टर्स आने, और मतलब है एक उसका जो डेकोर था बुल्ला का, और जो स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट में इतनी जान थी एक्चुअली। और वो फिर वही जब लोगों ने देखा, लोगों ने भी कहा यार इसको क्यों नहीं होने दिया आज तक। एग्जैक्टली ठीक है ना। और वो इतना डिजाइन्ड वेल डेकोर प्ले था, कमाल उसकी प्रॉप्स थी, कमाल उसकी लाइंस थी, और वो बड़ा निटेड प्ले था, है अभी भी जाहिर जब भी करती हैं। और फिर उसके कितने सैकड़ों शोज हुए अलहमरा आर्ट सेंटर में, और बहुत अप्रिशिएट किया। मेरा ख्याल है बेशुमार अजोका की बहुत अच्छे प्लेस हैं, लेकिन बुल्ला आई थिंक बहुत जबरदस्त प्ले है। जब बुल्ला का जिक्र होता है उसके साथ ऑटोमेटिकली अजोका का होता है, और जब अजोका का होता है तो लोग आमतौर पे एसोसिएट करते हैं कि हाँ हमने उसका बुल्ला प्ले जरूर देखा हुआ है। और मुझे मजे की बात ये है कि हमेशा शाहिद नदीम साहब और मदीहा साहबा नए लोगों को इंजेक्ट करती रहती थी किसी ना किसी तरह, बुल्ला में, कभी किसी और प्ले में। मुझे याद है मैंने एक सराइकी थिएटर करवाया था, स्ट्रीट थिएटर, जो पुराने थिएटर होते, एक फेस्टिवल करवाया था। उनमें एक कैरेक्टर, वो एक दौड़े, जो सराइकी दौड़े होती है, वो उसकी एक स्किल थी, वो उन्होंने चूज किया। बच्चा आरिफ उसका नाम था, उसको भी बुल्ला में भी और बेशुमार प्लेस में उसको ऐड किया। तो ये एक अच्छा एक इंस्टीट्यूट है एक्चुअली अजोका जो है ना, और जो कि अलहमरा आर्ट सेंटर को होना चाहिए। अफसोस फिर वही बात, कई किस किस चीज पर। बिल्कुल, ये इसी चीज की जो लेगेसी है कि जैसे मदीहा साहिबा इंडक्ट करती थी, कोई टैलेंट पहचाना तो उसको फिर ट्रेन करके, अब आज भी इतने एक्टर्स इस मुकाम पे पहुंचे हैं बिकॉज शी नोटिस द टैलेंट इन देम एंड शी टुक द टाइम टू ट्रेन देम। उनकी लेगेसी को आगे उनका बेटा लेके चल रहा है निर्वाण। उसने अजोका इंस्टीट्यूट खोला है जिसमें एक्टिंग कोर्सेज होते हैं, राइटिंग कोर्सेज होते हैं, और उनके भी एक्टर्स आजकल जो टीवी पे इतने ड्रामे आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं, कहते हैं ये आपका स्टूडेंट है, ये आपका स्टूडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर वो एक्टर्स जो हैं वो अजोका थिएटर के भी प्लेज में आते हैं, तो वो एक लेगेसी चलती जा रही है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब। इसमें कोई शक नहीं है। और फिर मैं वही कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जब लेगेसी के लिए अप्रोच ये हो कि लेगेसी चलानी है, लेकर चलनी है, तो फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, मुझे पता है। और अजोका पर कभी फाइनेंशियली, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, बेशुमार। लेकिन आजकल तो यही है।
जहाँ यहाँ भी हैं। बिल्कुल इधर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, हम्म, अलहमरा आर्ट सेंटर चाहे जो भी था, जो हम्म, भी है, उसमें अजोका की इस जर्नी में, ग्रोथ में, इस ब्रांड के बनने में, अलहमरा आर्ट सेंटर जहाँ लड़ाइयाँ ये वो स्पेस दी ना दी, बुकिंग दी ना दी, हम्म, आज दी, कल दी, परसों हम्म, दी, लेकिन उसने अलहमरा आर्ट सेंटर ने भी अजोका को बिल्कुल। बहुत हम्म, स्पेस दी, ऐसे ही है। और बल्कि ली इन्होंने, हम्म, मैं ये भी कहूँगा। सो लाहौर आर्ट्स काउंसिल के भी हम हमेशा से शुक्रगुजार हैं, और उनको भी हम बड़ा अच्छा साथी समझते हैं जोका का, कि उनकी इतनी सपोर्ट रही है। ज़ाहिर है दो तरफ़ा ये ताल्लुक़ है, हम भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, और ज़ाहिर है उनकी ही सपोर्ट की वजह से भी हम जो है अपना मैसेज इतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और एक ये पॉडकास्ट के ज़रिए। अच्छा, मुझे बताएं कि आप तो माशाल्लाह खुद इतने अच्छे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं, और आपको क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट की जो मुश्किलात हैं और जो अच्छी चीज़ें उन सब के बारे में आपको पता है। तो मुझे बताएं कि एक सरकारी इदारे में, हम्म, जैसे अलहमरा, हम अलहमरा की बात करते हैं, वहाँ पे कमर्शियल थिएटर को स्पेस देना मुनासिब है? बाय कमर्शियल थिएटर आई मीन वो जो जुग्गत थिएटर कहते हैं जिसको, जो फैमिली फ्रेंडली नहीं जुगतबाजी होता, वाला। जुग्गत बाज़, जो फैमिली फ्रेंडली नहीं होता, उसमें कोई कॉज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, देयर इज़ नथिंग एजुकेशनल अबाउट इट, यू कांट टेक योर वाइफ देयर, यू कांट टेक योर किड्स देयर। तो ऐसी एक्टिविटी एक सरकारी इदारे में होना मुनासिब है? एक्चुअली ये भी एक लंबा एक सफ़र है, हुँ, ये थिएटर यहाँ आने का। मुझे याद है 80s में, 90s में, 2000 तक या 90s के एंड तक, कोई कह लें कि 5-6 तक, बहुत अच्छा थिएटर होता था, कमर्शियल भी। बहुत अच्छे एक्टर देखे ना, उसमें जो फिरदौस जमाल, सबा परवेज, हुँ, इरफान खोसट और डॉक्टर अनवर सज्जाद, और ये वो लोग वो परफॉर्म करते थे, हुँ, और बेशुमार फैमिलीज आती थी, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, लेकिन वो आहिस्ता 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 ये कैसे हुआ, और जानबूझकर किया गया, हुँ, या सोसाइटी की डिमांड थी, या सोसाइटी ही डिस्ट्रॉय होती जा रही है, हुँ, वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। हर अब तो देख लें ना, अब तो आप टीवी के ड्रामास देख लें, वो भी काफी, मतलब है, कुछ भी उसमें अब तो पेश किया जा सकता है। सो ये इसका एक लंबा सफ़र है, और मेरा ख़्याल है एक दौर था जब अलहमरा आर्ट सेंटर में अजोका टाइप के जो प्रोग्रेसिव थिएटर ग्रुप्स थे, उनको स्पेस नहीं मिलती थी। उसकी रीज़न भी यही थी। वो हुँ, कमर्शियल ड्रामा इतना रिच था, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी, दिन में 2-2 शोज़ होते थे एक्चुअली। हुँ, अब तो अच्छा देखें, फिर मेरा ये अपना थीसिस है हुँ, आर्ट और कल्चर के बारे में। ये जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी का जितना हाज़मा होता है ना, उतना ही आर्ट को वो इन्हेल करती है, हज़म करती है। इंटरेस्टिंग। अगर ज़्यादा डोज़ दे दें तो वो थ्रो आउट कर देती है। हुँ, उसकी बेहतरीन मिसालें मैं दूँगा आपको 2। ज़िया-उल हक के दौर में जितना आर्ट, कल्चर को, थिएटर को, म्यूज़िक को दबाया गया, उतना ही अच्छा काम हुआ है। चाहे थोड़ा हुआ है क्वांटिटी में, लेकिन बहुत क्रिएटिव हुआ है। वो दिल से हुआ, अग्रेसिवनेस से हुआ, नफ़रत में हुआ, वो आर्ट तो तभी निकलता है ना। और फिर अगर मैं ये कहूँ, दूसरी एग्ज़ाम्पल परवेज़ मुशर्रफ दौर में आर्टिफ़िशियली उसको इंजेक्शंस लगाए गए, कि मुझे याद है हुँ, कि जब खालिद मकबूल साहब थे गवर्नर, यहाँ पर मैं यहीं था अलहमरा में, मुझे वो कहते थे, यार डेली एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हुँ, बहुत बहुत काम किया, लेकिन ये क्रिएटिव काम इतना स्पीड से, इतनी जल्दी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं हो सकता। कोई भी प्ले अगर आप तैयार करते हैं, तो उसके लिए उसका स्क्रिप्ट, उसकी रिहर्सल्स, उसका सेट, उसकी प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, ये वो 5-6 महीने तो डेफ़िनेटली चाहिए, अच्छे या, प्ले के लिए शायद इससे भी ज़्यादा चाहिए हो। या। लेकिन हर रोज़ एक नई क्रिएटिव काम तो नहीं ना हो सकता था, वो फिर ऐसे ही स्टफ़ होता था कि वो भी अच्छा, ख़त्म हो गया। तो आपके कहने का मतलब है कि प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया था लोगों को एंटरटेन करने का, फिर कुछ भी नहीं, चला मैं रहे मैं थे? वही अर्ज़ कर रहा हूँ हुँ, कि
आर्ट और कल्चर की अपनी नेचुरल ग्रोथ होती है, एक नेचुरल उसका एक वो है, प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें होती हैं वो ज्यादा देर तक रहती हैं। मगर आजकल तो इन्होंने वो जुगतबाजी थिएटर को बैन किया हुआ है अलहमरा से, मगर अब जाहिर है कि ये भी खौफ है कि दे माइट कम बैक। नहीं, अच्छा वो ऐसे होगा नहीं। मैं आपको रीजन बताता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि मार्केट में इतने थिएटर हैं, लाहौर में 6-7 थिएटर्स हैं जो कि रात को हर रोज ड्रामा होता है। और नंबर 2, अब वो ऑडियंस रही नहीं है, वो लोगों ने देखना छोड़ दिया, खुद से छोड़ दिया। जो मैं अभी अपनी 2 एग्जांपल्स बता रहा था ना, ये खुद से चीजें खत्म हो जाती हैं। So you're saying it's dying? हाँ, यस, Okay. डाइंग। आप देखें वो अलहमरा आर्ट सेंटर में, मैं क्लेम से कर रहा हूँ इस बात पर कि वहां पर प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर आप इसकी सारी प्रपोजल मैं अगर बताऊं आपको, अभी लंबी बात हो जाएगी, बता दें। तो वैसे ही मैं बताऊं, अगर अच्छे एक्टर्स को, या अच्छे तो एक्टर अलहमरा में इसलिए नहीं आते कि वो कहते हैं जी यहाँ डिक्टेशन बहुत है, सरकारी ये है वो है, सेंसरशिप है और शो कैंसिल हो गया, ये हो गया। अच्छे एक्टर वहां पर या जो कॉमेडियन फेमस है वो तो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो तो आज़ाद लोग हैं, वो तो कहते हैं प्राइवेट थिएटर ठीक है, हमें बेहतरीन है। अच्छा, दूसरा ये है कि रेंट इतने हैं, रेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अलहमरा आर्ट सेंटर का जो मिनिमम रेंट है हॉल नंबर 1 का वो 60-70,000 है पर शो। 70,000। सो 70,000 ये है, 70 या 1 लाख रुपया आर्टिस्टों की फी है, पब्लिसिटी 2-2.5 लाख में एक शो पड़ता है, जबकि इतनी सेल नहीं होती। इसलिए अलहमरा आर्ट सेंटर में प्ले करना मुश्किल है। ये ईद वीद पर हो जाए तो दूसरी बात है, अदरवाइज अलहमरा में अब कमर्शियल प्ले प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि यहाँ के रेट फिक्स होती हैं अलहमरा आर्ट सेंटर के। प्राइवेट सेक्टर में तो ये है कि शो नहीं चल रहे, चले आधे पैसे कर दे। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑडिट ऑब्जेक्शन। मगर वो कहने का मकसद ये कि इतना बुरा लगता था ना पहले जब हो रहे थे कि आप अलहमरा से गुजर रहे हैं और वो फुहश किस्म के पोस्टर्स बाहर लगे हुए हैं, जबकि हम अब आजकल जो देख रहे हो तब भी देखते थे, वैसे देखना चाहते भी हैं कि मज़े मज़े के फेस्टिवल्स के पोस्टर्स लगे हों। जैसे आपने अपने दौर में कितने अच्छे फेस्टिवल्स करवाए हैं जब आप वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं है, मेरे ही दौर में वो थिएटर यहाँ आया और मेरे ही दौर में वो थिएटर यूं गया। कमर्शियल थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अब अच्छे वाले लिटरेचर वगैरह कल्चर की तरफ आ गई। और वो क्योंकि यूं गया, कुछ तो वहां पर होना चाहिए ना। पहले ये जो कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रही हैं, ये भी पहले लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने ही शुरू की थी। अलहमरा लिटरेरी फेस्टिवल के नाम से 3 फेस्टिवल्स हमने किए थे, इंटरनेशनल, चौथा इंटरनेशनल किया था फिर। सो उसके बाद LLF आया, उसके बाद फैज फाउंडेशन का आया, उसके बाद लाहौर म्यूजिक मीट आया, उसके बाद और भी बेशुमार अभी भी। अजोका ने अपने भी बड़े फेस्टिवल यहाँ पे करवाए। अजोका के कितने फेस्टिवल्स हुए हैं, थिएटर फेस्टिवल हुआ है। अच्छा, बल्कि मैं फिर थिएटर की क्योंकि बात हो रही है, इसका भी मैं बड़ा प्राउडली मैं ये क्लेम करता हूँ कि जो पैरेलल थिएटर है, अजोका को भी पता है, पैरेलल थिएटर के मैंने कितने फेस्टिवल्स किए हैं। मैंने वो ग्रुप्स यहाँ पर उनको बनाने में बहुत हाथ है मेरा, जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं। अजोका तो खैर पायनियर है, बाकी कोई लाहौर में कम से कम 15 से 20 ग्रुप्स हैं, और छोटे छोटे उनको मैंने बेशुमार दफा स्पेस दी, फेस्टिवल्स में दिया, लाया, और उनको एक इनकरेजमेंट मिली। और उसमें भी फिर अजोका के ही लोग होते हैं अल्टीमेटली। देखिए ना, अजोका के बाद अगर मैं ये कहूँ, एक पंजाब ग्रुप है, पंजाब थिएटर ग्रुप, वो सारे अजोका की हैं। अंसारी क्या, असलम और ये और वो सब। सो क्योंकि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ था ही अजोका, एक्चुअली उससे पहले एक प्राइवेट प्रोग्रेसिव थिएटर ग्रुप था ही, लोक रहस और ये वो तो NCA के लोग ये वो, लेकिन वो कंटिन्यूअसली काम नहीं उन्होंने किया। अजोका ने किया, अजोका के साथ लोग जुड़े रहे,
और उन यहीं से ही सीखा है, अजोका से ही सीखा है लोगों ने। यहीं से अच्छी बात है ना ये कि इतने ज़्यादा ग्रुप्स हो गए हैं और बड़ी बिल्कुल। अच्छी बात है। बिल्कुल। आपने जैसे अपने दौर में आपने जैसे थिएटर को चेंज होते देखा, बी इट कमर्शियल, बी इट वन फॉर सोशल कॉज, फॉर एजुकेशन पर्पसेस। आपने इसी तरह लाहौर को भी अपनी आंखों के आगे बदलते हुए देखा है। तो अभी हमारे आपस में बैठने से पहले जब हम ग्रीन रूम में बैठे हुए थे तब ये बता रहे थे कि इन्होंने लाहौर का कोई ऐसा गेट नहीं छोड़ा, कोई ऐसी गली नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने पेंट ना किया हो, हर मौसम में पेंट किया है। तो पहले तो मुझे बताएं, आपने दरवाजे भी पेंट किए हैं आपने? अच्छा, क्योंकि मैं लाहौर शहर चूना मंडी में रहता था और एमसीए से मैंने डिज़ाइन में करके फाइन आर्ट्स को झप्पड़ नहीं कहते, डाल लिया वो कर लिया। सो मैंने मैं कह लें कि पिछले 35-40 साल से लाहौर को पेंट कर रहा हूँ। मैंने लाहौर की 35-40 साल, से? यस बिल्कुल, वाओ! 35 साल 40 साल हो गए भाई, यस 40 सालों से। इमेजिन। और मैंने कोई गली नहीं छोड़ी, फेमस गली, कोई फेमस हवेली, कोई बाजार, कोई गेट। मुझे बताएं कौन कौन से गेट आपने पेंट करे? मैंने 12 के 12? 12-13 गेट पेंट किए हैं सारे? सारे और तकरीबन। और यस, कुछ तो गेट है नहीं, हाँ। मतलब है गेट्स तो अगर मैं कहूँ, एक दिल्ली गेट है, कश्मीरी गेट है, शेरांवाला गेट है, मस्ती गेट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, फिर मोरी गेट नहीं करता, टकसाली गेट नहीं करता। क्या फिर मतलब एग्जिस्ट नहीं करते? वो गेट टूट गए ना, है बट यू नहीं। हैड पेंटेड देम जब वो होते थे? नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा। वो तो मेरे से भी पहले से, आई एम बैड एट 40 साल हिस्ट्री। पहले से भी अच्छा सॉरी। खत्म हो चुके हैं। शालमी गेट नहीं है, फिर हम्म, लोहारी गेट है, भाटी गेट है, फिर अकबरी गेट नहीं है, दिल्ली गेट है, मोची गेट मोची गेट नहीं है। की कोई एक पिलर दो है बस। सो हम्म, लेकिन गेट मीन रोशनाई गेट को पेंट किया। गेट तो सब पेंट किए। गेट का ये नहीं एग्जैक्ट मैंने गेट, उसकी कोई गली, उसका कोई बाजार, उसका कोई ये। सो अच्छा, मेरा क्योंकि सब्जेक्ट और इंटरेस्ट चेंज होता रहता था लैंडस्केप है usually। लाहौर को पेंट हम्म, करने में। हम्म, मैंने लाहौर को हर फिजा, हर मौसम में पेंट किया है। बारिश में, फॉग में, सर्दी में, गर्मी में, दिन में, रात में, तेज धूप में, शेडोज, लाइट, शेड, और बड़ा इंजॉय किया। और मैंने लाहौर को चेंज होते देखा है और मुझे रियली अब इतना अफसोस होता है। क्यों? मुझे इतना लाहौर से जब मैं पेंट करता था इतना प्यार था, एक रोमांस की हद तक था। मैं दीवारों को चूमता था, वो रेड ब्रिक्स को, इतनी खूबसूरत मुझे लगती थी। और अब मैं जब जाता हूँ लाहौर को, लाहौर में क्या बदला है? मैं बताता हूँ। बदला ये है कि लाहौर में जो लाहौरिये घर छोड़कर, मतलब है अफराद की तादाद ज़्यादा होगी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे, उन्होंने घर बेचा वहां से और कहीं और चले गए डेवलप्ड एरियाज में। ठीक, वो घर जिसने खरीदा मोस्टली वहां पर अफगानी और ये वो लोग घर खरीद रहे हैं। और लोग, ये लाहौरियों को नहीं शायद पता लग रहा। और बेशुमार वहाँ का कल्चर चेंज हो गया, फूड चेंज हो गया, वहाँ की जुगतें बदल गई, वहाँ पर आवाज़ें जो सुनाई देती थी वो बदल गई, म्यूज़िक कहीं पश्तो बज रहा है गाना, कहीं पंजाबी बज रहा है, कहीं कुछ। सो वो एक जो रोमांस था ना ओरिजिनल लाहौर का, वो थड़े ख़त्म हो गए, वो बैठकें ख़त्म हो गई हैं। जो अंदर बड़ा पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जैसे लोहारी अंदर, या कश्मीरी गेट के अंदर, या मस्ती गेट के चूना मंडी को ले लें। चूना मंडी सारी कमर्शियल होगी, आजम क्लॉथ मार्केट आ गई। सो वो चीज़ें लाहौर बदल गया है। बल्कि मैं बड़ी दफ़ा बेशुमार प्लेटफार्म पर ये मैं आवाज़ अपनी लोगों तक पहुंचाई है मैंने कि यार लाहौर के बारे में ज़माने कुछ के सोचो। साथ क्यों नहीं बदलना चाहिए? नहीं, बदलना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। लाइक आप अपनी हिस्ट्री, मतलब आप एस्थेटिक्स और उसका आर्किटेक्चर, आप तो आर्किटेक्चर ही बदल दिया वहाँ पर, वो प्लास्टर कर दिए लोगों ने,
पुराने झरोके उतार कर नई ऐसी लगा दी हैं चीज़ें सीमेंटेड की। सो ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको तो प्रिज़र्व करना चाहिए। नो डाउट ये वॉल्ड सिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक पैच किया है दिल्ली गेट से अपना मस्जिद वज़ीर ख़ान तक और साइड्स भी की हैं उन्होंने, जो कि बहुत अच्छा वर्ल्ड बैंक ने देखिए ना इम्पोर्टेंस क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने इम्पोर्टेंस उसको सोची, दी, फंडिंग की और वो उसको एक बहुत प्रिज़र्व कर रही हैं और ये बड़ा अच्छा काम है वॉल्ड सिटी का। कामरान लाशारी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दैट्स ट्रू। हम लोग भी गए थे वॉल सिटी के टूर पे, तो इसलिए मजा आया चीज़ें था। ज़रूर बदलनी चाहिए, अच्छी बदलना होना चाहिए, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो तो वो कहीं अच्छा अच्छी है ना, वो लगती हैं। आपने अपने कैनवस में बना के रख हाँ, दी वो है। मैंने अब तो हम जी देख सकते हैं कि पहले हाँ, कैसा दिखता था। यस। मगर आपने कहा आपने धुंध में भी पेंट किया, आपने बारिश में भी पेंट किया है, तो इन दोनों मौसम पे मेरा सवाल है, धुंध में आपको नज़र क्या आया पेंट अच्छा करने मैंने के लिए? एग्ज़ैक्टली ये मेरी बात है, मैंने जब पहली पेंटिंग की थी धुंध को मैंने एक्चुअली धुंध जब होती है ना, कभी सोचा भी नहीं था धुंध में तो पेंट होना ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वही तो, हो ही इट्स नहीं जस्ट सकता ग्रे ना। क्लाउड्स या ये सारा ग्रे होता है। या लेकिन एक टाइम होता है उसका जब धुंध पड़ना शुरू होती है, ये धुंध जा रही होती है। हम्म उसमें बीइंग अ पेंटर आर्टिस्ट मुझे एक ऐसा जबरदस्त सब्जेक्ट मिल गया, इतना उसमें डेप्थ आ गई जो कि आपको लैंडस्केप में एक डेप्थ मिलती है ना मीलों तक, हम्म इसमें धुंध की वजह से वो डेप्थ मुझे मिल तो गई। आप लेयर्स में देख रहे थे। लेयर्स में एक अमेजिंग। बल्ब यहाँ जल रहा है, एक वो वहां जल रहा है, वो पर्सपेक्टिव खुद से आ गया। या सो वो एक इतनी मेरी कामयाब सीरीज बल्कि आजकल भी मैं जब धुंध पड़ती है मैं पेंट करता हूँ और रात को धुंध का अपना मजा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने पेंट किया है वो ब्लूश और ग्रेश जो कलर्स होते हैं धुंध के, और रेड ब्रिक्स उसमें से कहीं कहीं से झांक रही होती है, कहीं बल्ब, कहीं झरोका, कहीं मोटर बाइक की लाइट, रक्शे की लाइट। सो वो एक बड़ा मुझे इंस्पायर किया उसने, मैंने अमेजिंग। बड़ा पेंट किया उसको। और जब आप बारिश में पेंट करते हैं तो क्या कोई प्रेशर होता है कि जब तक बारिश हो रही है मुझे उसी वक्त पेंटिंग खत्म कर लेनी है? नहीं अच्छा, ऐसा सवाल है जो हम जैसे नॉविस लोग सोचते नहीं हैं नहीं जो नहीं पेंटर्स नहीं नहीं, है। हाँ कोई हाउ बात डू यू नहीं। पेंट द रेन? एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं लाइक धुंध है, बारिश है और ये वो, एक खास टाइम के बाद ना तभी इस पर जोर आजमाई होती है। शुरू में जब मैं बहुत जूनियर था मैं सोच भी नहीं सकता था मैं ये सब्जेक्ट करूँगा, वो नज़र ही नहीं आता था। नज़र तो मीन के वो धुन तो पहले भी पड़ती थी, लेकिन वो मेरा ज़हन और उस ट्रेनिंग और वो उसको हज़म ही नहीं कर सकी। या करेज भी आप में तब था नहीं, कि अपने ऊपर भरोसा शायद तब नहीं नहीं था था, भरोसा, कॉन्फिडेंस नहीं या था। एग्जैक्टली भरोसा भी नहीं था और एक्सपीरियंस भी नहीं था और हम्म वो ट्रेनिंग नहीं थी इतनी हम्म हाथ की, दिमाग की। हम्म अब क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट मुझे मुश्किल नहीं लगता, इतना हम्म काम कर लिया है। वो जो बारिश मुझे, मैं अब आप कहें ना कि इमेजिनेशन से बारिश कर दें मैं You कर can do दूंगा। it यस with the lights and the यस shadows. यस, वो इतना काम कर चुका हूं Any ना। time of the day. आपने देखे ना एक सीनियर एक्टर या एक सीनियर सिंगर और जूनियर सिंगर और एक्टर का जो डायलॉग और या उसका जो आलाप होता है सिंगर का, उसमें कितना फर्क होता है। वो जो फ्लो होता है ना लाइन को बोलने का, डायलॉग को बोलने का, उसमें एक्सप्रेशंस भी, उसमें उतार चढ़ाव और ये वो, जो सीनियर एक्टर वो आराम से फ्लो में बोल जाता है। एक जूनियर एक्टर 10 दफा रिहर्सल उखड़ेगा, कभी गलत होगा, कभी सही होगा, कभी डायलॉग सही हो जाएगा, मूवमेंट नहीं ठीक होगी, कभी एक्सप्रेशंस नहीं ठीक होंगे। सो ये एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आती हैं और वो अब 40 साल तो हो गया मुझे पेंट करते हुए। तो ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा है, लोग मुझे कहते हैं जिन्न है आप तो यार। ये आपके अल्फाज हैं, हमारे नहीं। आपके इसी एक्सपीरियंस को लेके, आपकी इस नज़र को लेके, आपकी पेंटिंग्स को, ख़ास तौर पे आप तो लाहौर के हिस्टोरियन भी हैं अब तो, उसको
उसको सराहते हुए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला था, तकरीबन 10-15 साल पहले मिला था। जी, मुझे अल्लाह का शुक्र है और 2010 में आई थिंक यस मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और मुझे एक अच्छा है, मैं तो बल्कि बाद में देखे ना, मैं मेंबर भी रहा कितना अरसा, 3-4 साल उस कमेटी का, जहाँ पर ये डिसाइड होता था किसको मिलने है। मेरे बाद की बात है ये, जब मुझे मिल चुका था। तो वहाँ भी अजीब है, वैसे मुझे लोग कहते हैं यार उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, उसको मिल गया। मैं ये कहता हूँ वो कोई जो माजरत के साथ वो किस्मत से मिलता है, कोई क्राइटेरिया, ये कोई जिनको ऐसा जिनको हाँ मिल जाता माजरत है के ना वो साथ, ऐसी बातें करते हैं। सही है, मगर क्योंकि बेशुमार ऐसे सॉरी आर्टिस्ट हैं हम्म, जिनको मिलना चाहिए मगर नहीं और मिलता। अफसोस ये है कि उनको वो कमेटी मेंबर जानते नहीं है। वो कहते हैं ये कौन है यार, अच्छा या बुल्ला की तरह बैन लगा देते हैं कि हमें तो भाई समझ नहीं आई तो हम बैन करें, बाद में वो इंटरनेशनली एक्लेम चीज ही क्यों ना बन जाए। बस इस मुल्क में मैं हाँ, ये कहता हूँ, वो हमेशा मुझे वो प्रेस में काफ़ी क्वेश्चंस करते थे जी क्या फ्यूचर है और क्या आर्ट का फ्यूचर है पाकिस्तान में, जब मैं अलहमरा आर्ट सेंटर में, मैं ये कहता था कि शुक्र करो कि अलहमरा आर्ट सेंटर है, एनसीए है, आर्ट सेंटर हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी हैं, क्योंकि कोई फोकस्ड काम कोई नहीं हो रहा, जितना भी हो रहा है शुक्र करें, ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बल्कि एक और मैं एंड में बात करना चाहूँगा कि रियली मैं कभी मायूस नहीं हुआ ये फ्यूचर से, और आर्ट के फ्यूचर स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं, ये जो यूथ है वो इतनी क्रिएटिव है, इतनी एस्थेटिकली रिच है, उनकी जो विजन है कमाल की विजन है। आप थिएटर को ले लें, ये पेंटिंग को ले लें, थिएटर में मैं स्पेशली कहूँगा, थिएटर में वो जो पुराना कल्चर और ग्रामर आर्ट की और ड्रामे की, लाइट की, ये वो, अब तो बच्चे इतने जबरदस्त प्लेस कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, ये शायद हम बूढ़े हो गए एक्सपोजर हैं, भी तो है उनको। यस, वो बड़े बोल्ड सब्जेक्ट्स पर उनके सेट्स, उनकी प्रॉप्स, उनके सब्जेक्ट्स कमाल प्लेस कर रहे हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ताबनाक है, ब्राइट है। यस बिल्कुल है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप आए, आपसे इतने मज़े की गपशप लगी। अभी तो मुझे लगता है आपके साथ और भी इतनी लंबी बातें हो सकती हैं, मगर वक्त की कमी की वजह से हम उन बातों को छेड़ नहीं पाएंगे। मगर काफ़ी आपसे जूसी बातें मैंने निकलवाने की कोशिश की, आप खेल गए हैं। ठीक है, मैं समझ गई कि आपको आप कैसे मिडिल मैन बनते थे, वो गुड गुड। वो मिडल मैन बनना जरूरी था, बेशक। आर्टिस्टों के लिए जरूरी था। यूर राइट, यूर एब्सोल्युटली राइट, उसकी वजह से काफ़ी एवेन्यूज हाँ। खुले हैं। तो ये हमारा आज का एपिसोड था अजोका पॉडकास्ट का। हमारे साथ जुल्फ़िकार अहमद जुल्फ़ी साहब थे, और इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं खुद इतने अच्छे कामयाब लोगों से मिलती हूँ जो इतना इंस्पायर करते हैं। तो आपके भी जहन में होना चाहिए कि आप आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, जो भी आपका शोबा है इस फील्ड में, आपका फ्यूचर है। आप तरक्की कर सकते हैं, आपके अंदर बस वो जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए। थैंक यू so much for being with us. I'll see you again in the next episode.